नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की जो विभत्स घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, वो घटना है राजस्थान के हनुमानगढ़ की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला सुरेंद्र माड़िया एक तो कामचोर था, दूसरा नशेड़ी भी। दारू के नशे में वो सब कुछ भूल जाता था। उसे ना अपने पराये का जरा भी ख्याल रहता था और ना ही सामाजिक संस्कार और रिश्ते के प्रति मान मर्यादा। एक रात उसके लिए अनैतिकता का दलदल बन गई थी, जिसमें गिरते ही वो धंसता चला गया। बात 15 सितंबर 2021 की है। उस दिन सुरेंद्र को मजदूरी में और दिन की तुलना में कुछ अधिक पैसे मिल गए थे, जिससे वो बेहद खुश हो गया था। इस खुशी में वो सीधे शराब के ठेके पर जा पहुंचा। 2 दिन से उसे तलब लगी हुई थी। उसने सूखे कंठ को जी भरकर गीला करने की लालसा पूरी कर ली थी। फिर लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह अपने मिट्टी और फूस पराली के बने कच्चे घर टपरे पर जा पहुंचा। उसमें वो अकेला ही रहता था। उसके आगे पीछे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। कुछ साल पहले जब से उसके बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली थी, तब से वह और भी बेफिक्र और अपनी मर्जी का मालिक बन गया था। हनुमानगढ़ जिला अंतर्गत पीलीबंगा तहसील से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव दुलमाना में मेघवाल समुदाय के सुरेंद्र को सभी माड़िया कहकर बुलाते थे। वहीं पर मवेशी पालने और उसकी चरवाही करने वाली 60 वर्ष की एक विधवा महिला भी रहा करती थी। माड़िया के टपरे से आधे किलोमीटर पर वो भी उस जैसी ही कच्चे टपरे में रहती थी। वो उसे अच्छी तरह जानती पहचानती थी। सुरेंद्र का आना जाना उसके घर से होकर ही होता था। खाली समय में उसके साथ बैठकर गप्पे मारता रहता था। सुरेंद्र उन्हें सम्मान से चाची कहकर बुलाता था। उस रोज सुरेंद्र ने इतनी अधिक दारू पी ली थी कि उसे घर लौटते हुए पता ही नहीं चला कि रात की शुरुआत हो चुकी है। एक राहगीर से उसने पूछा, भाई तेरे पास घड़ी है क्या? बता तो जरा कितना समय हुआ है। लगता है रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाना है। उस राहगीर ने कहा, अरे तू क्या करेगा समय जानकर नशेड़ी? कौन सा तुझे कोई गाड़ी पकड़नी है इस वक्त? अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, 9 बजे हैं। सुरेंद्र की हालत देखकर राहगीर ने कमेंट किया। वो उसे पहचानता था। मेरा घर आ गया क्या? सुरेंद्र ने फिर पूछा। जब तुझे अपना घर पहचानने का भी होश नहीं रहता, तब इतनी दारू क्यों पी लेते हो? राहगीर उसे नसीहत देते हुए आगे बढ़ गया। सुरेंद्र अपने लड़खड़ाते कदमों से बुदबुदाने लगा, लगता है मेरा घर आ गया, लेकिन यहाँ ढोर मवेशी किसने बांध दिए? जरूर किसी की कारस्तानी होगी। दरअसल सुरेंद्र अभी विरदा के घर के पास ही पहुंचा था, जिसे अपना घर समझ बैठा था। उसके मवेशी बाहर बंधे थे। बगैर आगे पीछे ध्यान दिए वो सीधे बिना दरवाजे वाले उस टपरे में घुस गया। अंदर चारपाई पर विरदा नींद में लेटी थी। दिए की धीमी रोशनी में उसकी नजर औरत के अस्त व्यस्त कपड़ों पर गई। उसके भीतर वासना का हैवान जाग उठा। उस महिला को वो चाची कहकर बुलाता था। उसकी चारपाई पर जा बैठा, कामुक नजरों से उसे निहारने लगा। वो कच्ची नींद में थी। इसी बीच हलचल से वो जाग गई। जागते ही पूछ बैठी, कौन है भाई? अरे धीरे बोल, मैं हूं माड़िया, सुरेंद्र ने कहा। बेटा इतनी रात गए क्यों आया है? कोई बात है क्या? वृद्धा ने सवाल किया। भाभी रात को अकेली औरत के पास कोई मर्द क्यों आता है, समझ जा। सुरेंद्र का इतना कहना था कि विधवा गुस्से से बोल पड़ी। उसने चारपाई पर नजदीक बैठे सुरेंद्र को धकेल दिया। क्या बोला? भाभी? मैं तेरी भाभी लगती हूँ? जरा सी लाज शर्म है या नहीं? तूने दारू पी रखी है, नशे में कुछ भी बक देगा, कुछ भी करेगा, अभी तुझे बताती हूँ। इसके साथ विधवा गुस्से में तेजी से चारपाई से उठी। तुरंत चारपाई के नीचे से डंडा निकालकर तान दिया। सामने सिर पर डंडे और विधवा के तमतमाए चेहरे को देखकर सुरेंद्र का आधा नशा उतर चुका था। उसका गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। बिफरती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को मेरे घर में घुसने की? ठहर, अभी मैं अपने देवर को फोन कर बुलाती हूँ, वही तुम्हारी अच्छी तरह से मरम्मत करेगा। गुस्से में दहाड़ती विधवा का विरोध देखकर सुरेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जैसे तैसे कर वो विधवा के चुंगल से छूटा और वहां से भागने को हुआ। इस डर से कहीं विधवा अपने देवर को फोन ना कर दे
चारपाई पर सिरहाने रखा उसका मोबाइल ही लेकर भाग गया। मोबाइल लेकर भागता देख विधवा भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक सुरेंद्र ने अपने घर की ओर दौड़ लगा दी और अंधेरे में गुम हो गया था। भागता हुआ सुरेंद्र अपने घर आ गया था। रात को खटका सुनकर उसकी माँ जाग गई। पिता बंसीलाल नींद में खर्राटे भर रहे थे। माँ ने देर रात आने पर डांटा तो उसने बताया कि वो एक दोस्त के घर गया हुआ था और फिर वो चारपाई पर जाकर पसर गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ विधवा का गुस्सा बराबर ध्यान में आ रहा था, दूसरी तरफ लेटी अवस्था में उसके अस्त व्यस्त कपड़ों में झांकती देह का दृश्य झिलमिलाता हुआ एक दूसरे में घुल मिल हो रहे थे। उसने जैसे ही आंखें बंद की तो दिमाग में फिर वासना का कीड़ा कुलबुलाने लगा। सोचने लगा अगर थोड़ी शक्ति दिखाता तो शायद वो उसके कब्जे में आ जाती, आत्मसमर्पण कर देती। इस विचार से वो बिस्तर से उठा और फिर से विधवा के घर की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ विधवा अपने मोबाइल लेने के लिए बदहवास हालत में नजदीक रह रहे अपने देवर बनवारी मेघवाल के घर जा पहुंची। भाभी की हालत देखकर बनवारी चौंका। भाभी इतनी रात गए क्यों आई हो? विधवा ने सिलसिलेवार ढंग से सारा वाक्य सुनाया। इसी के साथ उसने बताया कि मड़िया उसका फोन लेकर भाग गया है। बनवारी बोला, भाभी आप यहीं अपनी देवरानी के साथ सो जाओ, सुबह मड़िया की खबर लूंगा, मोबाइल भी उससे ले लूंगा। नहीं भैया, मेरे घर पशु बंधे हैं, इसलिए अपने घर पर ही जाकर सोऊंगी, उस विधवा ने कहा। थोड़ी देर में विधवा अपने घर आ गई। सुरेंद्र पहले से ही उसके घर में आकर छिपा हुआ था। वो जैसे ही बिछावन पर लेटने को हुई, सुरेंद्र ने उसे दबोच लिया। महिला ने सुरेंद्र की पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी हवस का शिकार होने से नहीं बच पाई। किसी तरह सुरेंद्र के कब्जे से मुक्त हुई, तब उसने लात मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। सुरेंद्र ने पास पड़ी प्लास्टिक की रस्सी महिला के गले में डाल दी। विधवा अपना बचाव नहीं कर पाई, जबकि सुरेंद्र ने पूरी ताकत से रस्सी को खींच दिया। कुछ पल में ही महिला की मौत हो गई। उसकी मौत हो जाने के बाद सुरेंद्र ने उसके साथ जी भरकर दोबारा मनमानी भी की, किंतु जैसे ही उस पर से वासना का भूत शांत हुआ, वो डर गया। कभी खुद को देखने लगा तो कभी विधवा की लाश को। इतना तो समझ ही गया था कि उसके द्वारा एक नहीं बल्कि दो गुनाह हो गए थे। डरा हुआ सुरेंद्र अपने बचाव के तरीके खोजने लगा। वो सीधा अपने चाचा राजा राम के घर गया। उन्हें जगाकर उनके पांव पकड़ लिए, गिड़गिड़ाते हुए बचाने की गुहार करने लगा। उसके अपराध के बारे में सुनकर राजा राम भी सन्न रह गए। उन्होंने उसे संभालते हुए भरोसा दिया, बेटा जो हुआ उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रात बहुत हो गई है, जाकर तू सो जा, कल सुबह सारा मामला सुलटा दूंगा। माड़िया वहां से अपने घर चला आया। राजा राम अपने दो साथियों सुयोप्त और सहदेव को लेकर बनवारी के घर गए, उसे सारी बात बताई। सुबह होने पर बनवारी लाल मेघवाल गांव के कुछ लोगों के साथ पीलीबंगा पुलिस स्टेशन गया। उसने सुरेंद्र के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने सुरेंद्र के खिलाफ धारा 302, 376 और 450 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले को एसपी प्रीति जैन ने गंभीरता से लेते हुए इंद्र कुमार को ही जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। इंद्र कुमार ने कुछ घंटे बाद ही आरोपी सुरेंद्र को गांव दुलमाना से गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल से सबूत के तौर पर कदमों के निशान, रस्सी, बालों के गुच्छे आदि इकट्ठा कर लिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। विभिन्न साक्ष्यों का डीएनए टेस्ट करवाकर आरोपी के साथ मेल भी करवा लिया गया। इस लंबी प्रक्रिया को पूरी करने में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 दिनों में केस की चार्जशीट तैयार कर अदालत में दाखिल कर दी। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित सत्र न्यायालय में 29 नवंबर 2021 को काफी गहमा गहमी थी। सबकी निगाहें उस फैसले पर टिकी थी जिसके लिए साक्ष्यों और गवाहों से संबंधित दस्तावेज काफी कम समय में जुटा लिए गए थे। लोगों को आश्चर्य इस बात को लेकर था कि रेप और हत्या के इस मामले का फैसला काफी कम समय में आने वाला है, जिसे मात्र 74 दिन पहले ही अदालत में दाखिल किया गया था। सब कुछ समय से हो रहा था। पुलिस गाड़ी अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ माड़िया को जिला जेल से लेकर अदालत पहुंच गई थी। वहां उसे अस्थायी अभियुक्त बैरक में बंद कर दिया गया था। पुलिस बरामदे में सुस्ताने लगी थी। कुछ समय में ही जिला न्यायाधीश संजीव मागो अदालत पहुंच गए थे। वह अपने चैम्बर से निकलकर न्याय की कुर्सी पर जा बैठे थे।
अदालत की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। पेशकार के कहने पर दरबार ने सुरेंद्र बनाम स्टेट की आवाज लगा दी थी। सब कुछ नियम से हो रहा था। अदालत के कटघरे में मुलजिम सुरेंद्र हाजिर हो चुका था। वो हाथ बंधे सिर झुकाए खड़ा था। न्यायाधीश ने अपने सामने रखे केस से संबंधित दस्तावेज उठाते हुए कहा, कार्यवाही शुरू की जाए। अभियुक्त पक्ष के वकील अलंकार सिंह से पहले लोग अभियोजक उग्रसेन नैन ने मामले पर रोशनी डालते हुए कहा, योर ऑनर, इस केस में पीड़िता एक विधवा और गरीब औरत थी। उसकी उम्र 60 साल के करीब थी। वो आजीविका चलाने के लिए मवेशी पालती थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। घटना की रात को अभियुक्त सुरेंद्र जबरन उसके घर में घुस आया। उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती की और उसके साथ रेप का प्रयास किया। जब उसने विरोध किया तब उसने उसे रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। उसके बाद उसने विधवा वृद्धा के साथ मनमानी की। उग्रसेन ने आगे कहा, अभियुक्त सुरेंद्र ने हत्या के साथ साथ अमानवीय कृत्य भी किया है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं है। अंततः हुजूर से दरखास्त है कि वर्तमान दंड व्यवस्था के अनुरूप आजीवन कारावास की सजा एक सामान्य नियम है, किंतु इस जघन्य मामले में अभियुक्त ने निर्मम तरीके से अपराध को अंजाम दिया है। वह एक दुर्लभ मामला बन गया है। इसलिए इस मामले को असाधारण की श्रेणी में रखते हुए मृत्युदंड दिया जाए। इसी के साथ उन्होंने पुलिस द्वारा जुटाए गए सारे दस्तावेज न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर दिए। लोक अभियोजक का इतना कहना था कि अदालत में सन्नाटा पसर गया। सबकी निगाहें अब अभियुक्त के वकील की दलील और उसके अनुरूप न्यायाधीश के फैसले पर टिक गई। न्यायाधीश महोदय ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए बचाव पक्ष के वकील अलंकार सिंह को अपना तर्क रखने का मौका दिया, लेकिन वो अपना कोई पक्ष नहीं रख पाए। हालांकि उन्होंने 14 अदालती उदाहरण देकर सुरेंद्र को अपराध से मुक्त करने की अपील की। उन्होंने अपने तर्क में सिर्फ इतना कहा कि उसे सुधरने का एक मौका दिया जाए, जबकि जिला अभियोजन पक्ष ने 47 पन्नों का दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया था। हालांकि घटना का कोई चश्मदीद नहीं था, पर बनवारी लाल और राजा राम ने सुरेंद्र को बचाने की कोशिश की। फिर भी सारे साक्ष्य सुरेंद्र के खिलाफ थे। यहाँ तक कि विधवा का मोबाइल फोन भी पुलिस ने सुरेंद्र के घर से बरामद कर लिया था। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाने से पहले इस तरह के मामले से संबंधित सजा के बारे में कुछ बातें भी बताई। सुरेंद्र पे लगे सभी धाराओं का अलग अलग विश्लेषण करते हुए अंत में उन्होंने धारा 302 की भी पुष्टि कर दी। इसी के साथ उसे रेप, हत्या, अप्राकृतिक कृत्य, मारपीट आदि के दंड के साथ सजाए मौत की सजा सुना दी। उल्लेखनीय है कि भारत में सजाए मौत के लिए फांसी दी जाती है। उसे तत्काल जिला जेल भेजे जाने से पहले उसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति से गुहार लगाने का अधिकार भी दे दिया। इस फैसले पर प्रदेश के डीजीपी अजीत सिंह ने इस केस की तेज गति से जांच कर ठोस सबूत पेश करने वाली पुलिस जांच टीम की सराहना की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।